नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा मास्टर हूँ और मैं फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है और मैं बेसिकली तो सिविल इंजीनियर हूँ। इंजीनियर के हिसाब से मुझे हर चीज़ के अंदर उसके पीछे लागू होने वाले जो नियम है वो मैं ढूंढता रहता हूँ। शरीर को भी एक मशीन की तरह मैं देखता हूँ और शरीर को कुदरत ने ठीक रखने के लिए जो नीति नियम बनाए हैं इसके ऊपर मैं आपसे बातें करता हूँ। तो मेरी बातों में नेचर को पहले मैं ध्यान में लेता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी सिस्टम को योगाहार यानी नेचुरल डाइट सिस्टम बताया है। आहार का इंजीनियरिंग, खाना पीना में क्या छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है वही आपको मैं समझाता हूँ। तो ये योगाहार यानी आहार का इंजीनियरिंग का ये पूरा चार्ट है। चार्ट में छोटी बातें ही है, इसमें बॉडी की सफाई। अब हम जैसे गाड़ी को सर्विस स्टेशन लेके गाड़ी की सर्विस करते हैं यानी कि साफ सफाई करते हैं, इसी तरह हमारे शरीर की साफ सफाई हर रोज हो जानी चाहिए। हमारी आंतों में जो गंदगी इकट्ठा होती है वो नहीं रहनी चाहिए। आंतों में गंदगी क्यों इकट्ठा होती है, इसके पीछे क्या कारण है, वो सारी बातें मैंने पूरा कोर्स के जो वीडियो है उसके अंदर बताई है। आपके शरीर के अंदर की सफाई, जो खून की सफाई करनी है वो भी हर रोज कैसे करनी है और कैसे होती है वो भी उसमें मैंने बताया है। तो आपको अंदर शरीर की इंटरनल क्लींजिंग के लिए या तो मेहनत मजदूरी करके पसीना निकालना पड़ेगा और नहीं कर रहे हो तो आपको एक टाइम फास्टिंग करना पड़ेगा। उपवास एक सफाई का ही हथियार है, इससे बड़ी सफाई कोई नहीं करके देता है। शरीर को सही खुराक चाहिए, आपको शरीर में न्यूट्रिशन मिलने वाला खुराक चाहिए, कैलोरी वाला भी खुराक चाहिए, शरीर में सफाई काम करे वैसा भी खुराक चाहिए और शरीर को न्यूट्रिशन को ठिकाने लगाने वाले कारीगर भी चाहिए। जो खुराक खा रहे हो इसीलिए डाइजेस्ट हो जाए इजीली, इसके लिए आपको उसको चबा चबा के खाना जरूरी है। जितना खुराक आपके शरीर में जाता है उतना मुंह की सलाइवा जानी चाहिए और आप जो स्वाद खा रहे हो उसका भी अपना एक काम है। खट्टा तीखा मीठा कड़वा वो सारे स्वाद अपना अपना काम करते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट और पकाया खुराक एसिडिक बनता है, हमारी बॉडी अल्कलाइन है, तो पकाया कम खाइए, कच्चा ज्यादा खाइए जो अल्कलाइन है। तो व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए आधा से कम खुराक पकाया खाना चाहिए, आधा से ज्यादा कच्चा खाना चाहिए। ये खास ध्यान रखना है। नेचुरल, सीजनल और ओरिजिनल ज्यादा खाना चाहिए। हर सीजन में आने वाली चीजें आप ज्यादा खाओ, ऑफ सीजन वाली चीजें कम खाइए। दूसरा ये योगाहार का ये भी चार्ट है, इसमें पहले 3 मिनट है सफाई के। एनिमा से आंतों की सफाई, लंघन करके आंतों इंटरनल क्लींजिंग करो और जब तक भूख नहीं है तब तक मत खाइए। तो ये सफाई के लिए है जरूरी। खुराक आपका कैसा होना चाहिए, तो भगवान ने भगवत गीता में बोला ही है, मेरा खुराक पत्रम फलम पुष्पम तोयम है। खुराक खाने का तरीका भी आयुर्वेद ने बताया है, चबा चबा के खाइए और उसका पालन कीजिए। और जो पकता है वो सड़ता है, इसीलिए पकाया ज्यादा नहीं खाना है। तो ये खुराक की बाबतें हैं। सावधानी में ये भी ध्यान रखना है कि डेयरी प्रोडक्ट शरीर में कफ वायु बढ़ाने का काम करता है, तो बीमारियां वहीं से तो आती है। तो जो खुराक कफ वायु बढ़ाएगा वो कभी बीमारी ठीक नहीं होने देगा। और जंतुनाशक जितनी गर्म होती है उतनी ज्यादा जहरीली होके हमारे शरीर में जाती है। तो जंतुनाशक दवाओं से बचने के लिए भी आपको खुराक को पकाना नहीं चाहिए। मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोगों को हम ऐसे हमारे हर रोज के वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं, लेकिन वो बहुत नंबर ज्यादा हो जाने से सबके नंबर्स हम रिकॉर्ड नहीं रख सकते हैं और उसका काम भी हैरेसमेंट वाला है। इसीलिए मैं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप से भी देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यूट्यूब चैनल खोले, उसको सब्सक्राइब करके रखे और हर रोज हमारे वीडियो आते हैं वो आप यूट्यूब चैनल जैसे खोलोगे तो हमारा वीडियो आपको दिखेगा। तो ये आप खास कीजिए। और दूसरे जो नए लोग हैं उनको बोलिए कि यूट्यूब चैनल पे जाए और वहाँ एक प्लेलिस्ट में योगाहार का पूरा कोर्स है वो सारे देख ले एक एक करके।
एनडीएस योगाहार में एक प्रश्न है, सिंगापुर से अमी बेन लिख रही है, नमस्ते राजेश भाई, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन एयर फ्रायर? इज फ्राइंग इन एयर फ्रायर बेटर देन स्टव फ्राइंग? आप जो स्टव के ऊपर पकाते हो, गैस का स्टव हो या इलेक्ट्रिक का स्टव हो या कोयले का स्टव हो या लकड़े का स्टव हो, तो चूल्हे के ऊपर अब जब हम पकाते हैं और एयर फ्रायर में पकाते हैं, तो ये दोनों में अच्छा क्या है, उसके ऊपर उन्होंने राय मांगी है। दूसरा साथ में प्रश्न ये भी पूछा है कि फूल मखाना, हाँ, मखाना मेड बाय पफिंग, એટલે हीटिंग करके उसको बनाना पड़ता है, लोटस सीड उसको बोलते हैं हम, तो डज इट गेट हार्मफुल सिंस द सीड्स आर हीटेड? तो यहाँ दो बातें उन्होंने पूछी है। तो पहले तो एयर फ्रायर की बात करते हैं। एयर फ्रायर, फ्रायर मतलब तरना, फ्राइंग करना, हाँ, जो भुजिया हम तरते हैं तेल में डाल के फ्राइंग करते हैं, सेकते नहीं है। तो यहाँ फ्राइंग करना है। फ्राइंग इसीलिए करना पड़ता है कि आप जो चीज को उबलते हुए तेल के अंदर डालोगे तो उसके चारों साइड वो पक जाता है, चारों साइड से वो पक जाता है, क्योंकि तेल लिक्विड है, और लिक्विड है इसीलिए अंदर जब डूबता है तेल के अंदर, तो अब जो चीज अंदर डाली है वो फ्राई होती है। अच्छा, रोस्ट करना, सेकना, वो बात अलग है। सेकने में क्या होता है कि आप जो पात्र के अंदर जो चीज डालते हो वो पात्र गर्म होता है, वो गर्म हुआ पात्र वो जो खुराक है उसके कांटेक्ट में आता है और उसको गर्म करता है। तो सेकने में क्या होता है कि जो खुराक है वो चारों साइड से गर्म नहीं हो सकता है, जहां लंबा टाइम रहेगा वहां ज्यादा वो पक जाएगा, वहां ज्यादा गर्मी उसको मिल जाएगी। फ्राई में क्या है कि वो चारों साइड से उसको गर्मी मिलती है और फिर उसको ज्यादा पकता है। तो यहाँ एयर फ्रायर का नाम जो है वो ही उसका काम बताता है। एयर मतलब हवा, फ्रायर मतलब तैरना। आप भजिया तैर रहे हो, तेल में बनाओ, इसकी जगह वही भजिया आप एयर फ्रायर में बनाओ, यानी कि बिना तेल वाला। अच्छा, तेल गरम करके जो खुराक को पकाते हो तो इसमें क्या होता है कि जो खुराक पकता है इसके अंदर तेल भी जाता है। अच्छा, तेल इतना हीट हो जाता है कि तेल की जो चर्बी है उसका बंधारण इतना हार्ड हो जाता है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कंडेंस हो जाता है कि वो तेल का जो एटम है वो आपका शरीर उसको सही तरह यूज नहीं कर पाता है, और शरीर में कोलेस्ट्रॉल, बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लॉकेज बढ़ते हैं, शरीर उसको यूज नहीं कर सकता इसके लिए। तो ये तेल की साइड इफेक्ट से बचने के लिए ये एयर फ्रायर का कॉन्सेप्ट आया। तो एयर फ्रायर वो तेल में तलो इससे तो अच्छा ही है। पहला फायदा तो ये है कि भाई बिना तेल से फ्राइंग हो जाता है। अच्छा, तेल की साइड इफेक्ट नहीं रहती शरीर में, और आपको क्रंची तो लगता ही है खाने में, जो चीज आप फ्राई करते हो वो क्रंची हो जाती है। तैरने वाली चीज कड़क होती है, क्रंची। हाँ, आप तोड़ के खाओगे तो आपको क्रंची लगता है, उसका स्वाद खाने में मजा आती है। तो एयर फ्रायर जो है वो जो रूटीन आप स्टव कुकिंग करते हो और स्टव फ्राइंग करते हो इससे बेटर है, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, हवा जो है वो हवा वो गर्म होती है, तो ये हवा तो गर्म होके इसमें कुछ इतना ज्यादा शरीर के लिए नुकसान करने वाली नहीं है। वो खुराक को पकाने में काम करती है हवा, उसको रोस्ट करती है, फ्राई करती है और उसको क्रंची करके दे देती है। तो एयर फ्रायर ये क्रंची टेस्ट के लिए है। अच्छा, आप एयर फ्रायर में तैरते हो, इसी तरह पानी के अंदर भी तैर सकते हो। एक बार मैंने भुजिया पानी में तैले हुए एक वीडियो मैंने बताया था। तो आप पानी में भुजिया को तैर सकते हो, लेकिन उसमें पानी का पोर्शन अंदर आ जाता है, पानी अंदर आ जाता है, और एयर फ्रायर में पानी होता नहीं है,
वो सूख जाता है और वो क्रंची हो जाता है, सूख जाता है। अब भुजिया उसके अंदर बनाओगे एयर फ्रायर में तो वो क्रंची हो जाएगी, तेल नहीं होगा और सूख जाएगा और आपको खाने में मजा आएगी। अच्छा, अब ये तो कंपैरिजन हुई कि भाई आप तेल में तैरो या एयर फ्रायर से तेलो या रोस्ट करो। हाँ, तो ये तो कंपैरिजन हो गई। लेकिन कोई भी चीज को जब आप गर्म करते हो तो गर्म हुई कोई चीज शरीर के लिए काम की रहती नहीं है। आप खाने में मजा आए इसके लिए उसको बनाइए, खाइए, लेकिन जब कुक होती है, गर्म होती है, तब वो हमारे शरीर की काम की नहीं रहती है। हाँ, कौन सी चीज काम की रहती है? तो जो वजन में भारी चीजें हैं, वजन में भारी, यानी कि जो पानी में डालो और नीचे बैठ जाए, ऐसी चीज कंदमूल है, अनाज है, दालें है, वो सारी आप उसको कुक करोगे तो वो जो है वो कैलोरी वाली ही चीज है और जब कुक होने के बाद वो कैलोरी वाली ही रहती है, वो शक्ति वाली ही रहती है, शक्ति में से उसका कोई दूसरा फॉर्म नहीं बनता है। लेकिन जो चीज हल्की है, पानी में तैरने वाली चीज को जब आप गर्म करते हो तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर टूट फूट हो जाता है, जो न्यूट्रिशन है वो सारी बंधारण टूट जाते हैं और वो वजनदार हो जाते हैं गर्म होने के बाद। तब वो पानी में बैठ जाते हैं और वजन के कारण वो कैलोरी वाले हो जाते हैं, शक्ति वाले हो जाते हैं, न्यूट्रिशन बचता नहीं है। तो शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, तो हर चीज जो पानी में तैरती हो, पानी में तैरने वाली सारी चीज को कच्चा ही खाना चाहिए, गर्म करना जरूरी नहीं है। गर्म करोगे तो न्यूट्रिशन नष्ट हो जाएगा। तो आपके शरीर को न्यूट्रिशन मिलते रहिए, हरी पत्तियों का रस पीते रहिए, बाकी दूसरी चीज जो है वो आप गर्म करके खाइए। कंदमूल, अनाज, दाल गर्म करके खाओ, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है, मान लो आप अनाज खा रहे हो, तो अनाज को आप पकाते हो, रोटी बना के ही खाते हो, गरम करके खाते हो, तो सीधा गेहूं खा नहीं सकते क्योंकि इतने मजबूत दांत है नहीं हमारे जो चबा के खा ले। तो उसको तोड़ना पड़ता है, उसको ग्राइंड करना पड़ता है, उसका आटा बनाना पड़ता है, फिर वही आटे का रोटी, भाखरी या कुछ भी आप बना के खाते हो। तो यहाँ क्या होगा कि आटा जो है वो जब गर्म होता है तो उसका जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कॉम्पैक्ट मोड में आ जाता है, थोड़ा हाई डेंसिटी वाला हो जाता है। फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स आप खा के आपको उसको शरीर में खर्च करवाना है तो फिर आपको मजदूरी ज्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि वो केरोसिन और पेट्रोल का भेद जैसा है। प्योर पेट्रोल होगी तो गाड़ी आराम से चलती है, बिना मिनिमम एक्सीलेटर पे भी गाड़ी चालू रहती है। लेकिन जब आप केरोसिन भरते हो तो गाड़ी को रेस करना पड़ता है, तभी केरोसिन इस्तेमाल कर पाती है गाड़ी, रेस में रखनी पड़ती है। तो आप जब ये गर्म किए हुए कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कैलोरी वाली कोई भी खुराक खाते हो तो उसको खर्च करना हो तो आपको एक्सरसाइज, मजदूरी ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी आपका शरीर वो इस्तेमाल कर पाएगा। शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन वो खर्च नहीं करोगे, शरीर खर्च नहीं कर पाएगा तो आपके शरीर में वो लंबे टाइम जमा इकट्ठा होता जाएगा और वो कचरे के फॉर्म में या आपकी चर्बी बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, हार्ट अटैक ला सकता है। तो गर्म की हुई चीजें मेहनत कश लोगों को ही खानी चाहिए। जो लोग मजदूरी नहीं करते हो उन लोगों को गर्म की हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। तो आपका एयर फ्रायर का, हाँ, आप स्टव फ्राइंग करो, इससे अच्छा है। एयर फ्रायर बढ़िया चीज है और उसका लाभ लेना चाहिए। अब मार्केट में ऑनलाइन मिलने लगे हैं। दूसरा प्रश्न था बहन का कि मखाना गर्म होता है तो वो क्या फायदे वाला रहता है? तो गर्म होगा तो नुकसान है ही, लेकिन मैं मखाना तो ड्राई फ्रूट्स की आइटम है, वो कैलोरी वाली है, ताकत वाली चीज मैं मानता हूँ उसको। और ताकत का इस्तेमाल करने वाले वो खाए, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो लोग मजदूरी नहीं करते हैं उन लोगों को ड्राई फ्रूट्स भी ज्यादा नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो बहुत ताकत वाली चीजें हैं। शरीर को ताकत इतनी ही देनी चाहिए जितनी जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा डालोगे तो शरीर खर्च नहीं करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो नुकसान करेगा। ये मखाना गर्म होके ही होते हैं। हाँ, तो आप
कच्चे मखाना खा नहीं सकते, जैसे गेहूं कच्चा नहीं खा सकते, इसीलिए उसको खाना है तो उसको फोड़ना पड़ेगा, उसको तोड़ने के लिए भी गर्म पर करना पड़ेगा। तो ये जब हीट होते हैं तभी वो खाने लायक होते हैं। तो खाना है तो खाइए, पकाया हुआ गर्म किया है, दूसरा रास्ता है नहीं, सीधा खा नहीं सकते। एक रास्ता है, जो अनाज को हम गर्म करके खा रहे हैं, तो अनाज को आपको क्या करना चाहिए, पहले स्प्राउट कर लेना चाहिए। स्प्राउट करने से उसका जो कार्बोहाइड्रेट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत कॉम्पैक्ट है, वो थोड़ा लूज होता है, थोड़ा इजी और सॉफ्ट होता है। फिर उसको सुखा दो, ड्राई ड्राई कर लो, स्प्राउट करके उसको ड्राई कर लो सनलाइट में। ये ड्राई हो जाने के बाद आप उसको उसका फ्लोर यानी कि आटा बनाओ। फिर आप उसकी जो आइटम बनानी है वो बना के खाइए। तो वो जो चीज आप बना रहे हो, इससे अच्छा है कि आप अंकुरित करके ड्राई करके उसका आटा बनाओ। वो शरीर को हार्मफुल नहीं है, नुकसान करने वाला नहीं है। आप सीधी गेहूं को सीधा आटा बनाओ और उसकी रोटी बना के खाओगे तो शरीर जल्दी खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन वही गेहूं को आप अंकुरित करो, उसको ड्राई कर लो, सुखा दो, फिर इसका आटा बनाओ, फिर उसकी रोटी बनाओ, तो वो शरीर के लिए बढ़िया काम करेगी, फायदा में रहेगा। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट है। एक दिन ऐसा आएगा कि सारे गेहूं, सारे बाजरा, वो जितने भी है, उसको अंकुरित करके फिर उसको सुखाया जाएगा, फिर उसका आटा बना के उसकी रोटी बनाने की प्रथा 5 साल 10 साल के बाद आ जाएगी। हाँ, वो भविष्य में तो यही आने वाला है, लोगों को पता चलेगा कि सीधा आटा बना के खाना नुकसान है। ठीक है, दूसरा एक प्रश्न है, लिख रहे भाई, आई डायग्नाइज्ड आइडियोपैथिक प्लूमोनरी फाइब्रोसिस, आई हैव एनी, इफ हैव एनी रेमेडीज प्लीज टेक्स्ट मी। तो ये आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये बोलने में भी हमको दिक्कत आती है, ऐसे अटपटे नाम डॉक्टर्स दे देते हैं। वो हिंदी में गुजराती में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बीमारी क्या है ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ देखो चित्र है, ये लेफ्ट साइड वाला जो हेल्दी फेफड़ा है और ये रोगिष्ट फेफड़ा है। तो ये दोनों में ये हेल्दी जो है, उसके जो अंदर हम जो हवा लेते हैं, वो ऑक्सीजन वाली हवा अंदर जाती है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे ब्लड वेसल के अंदर अंदर चले जाता है, और ब्लड वेसल के अंदर जो खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों में बाहर आता है, और हम श्वास जो बाहर निकालते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ये हेल्दी जो जिसके फेफड़े है, उसके अंदर ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, ये अच्छी तरह चलता है, और मनुष्य या सारे संसार के प्राणियां जिंदा रह पाते हैं ये कंटिन्यूअस चलने से। लेकिन जिसको ये आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की बीमारी हो जाती है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन अंदर जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का जो रास्ता है, वहां फाइब्रोज हो जाते हैं, यानी कि रेसे बन जाते हैं। फाइबर मतलब ये बिना काम वाली चीजें ऐसी ऑब्स्ट्रक्ट ला जाते हैं, रास्ता है लेकिन बम्प आ जाते हैं, तो बम्प के कारण गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ सकती। तो ऑक्सीजन को अंदर जाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने में जो स्पीड आनी चाहिए वो स्पीड नहीं आती है, उसमें स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, जिसको फाइब्रोज बोलते हैं। वो अंदर आने जाने की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, धीमी कर लेते हैं। तो जितना ऑक्सीजन शरीर को अंदर फेफड़ों से खून में जाना चाहिए वो क्वांटिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम पहुंचता है, सामने कार्बन डाइऑक्साइड कम बाहर निकलता है। यही बीमारी उसकी है, ये सिंपल भाषा में हम इसको ऐसा मानते हैं। तो ये फाइब्रोज क्यों बन गए? तो ये कचरा जो था आपके फेफड़ों के अंदर, जो खून में गया हुआ कचरा, आपकी जो सिस्टम है, जो हवा अंदर जाने, ऑक्सीजन अंदर जाने की, बाहर जाने की जो एक जो जगह है, वो जगह में जो कचरा इकट्ठा हो गया वो फाइबर में कन्वर्ट हो गया।
कचरा निकाल नहीं कर पाया शरीर, तो ये कचरे के कारण फाइब्रोज हो जाते हैं। तो पहले तो कचरा निकालना पड़ेगा, कचरा जल्दी से बाहर निकल जाए, कचरे को निकालने के बाद उसको सही ठिकाने कर ले। तो ये सारी सिस्टम के पीछे हमारी एक ही गलती रहती है कि हम शरीर को नहीं न्यूट्रिशन देते हैं, नहीं कारीगर देते हैं। आप न्यूट्रिशन दे दीजिए, कारीगर दे दीजिए और आपके फेफड़ों को मजबूत कर लीजिए। फेफड़े को मजबूत करना है तो क्या करना है, आपको कपालभाति करनी है, ताकत से हवा बाहर फेंकनी है। ये करने से क्या होगा कि आपकी फेफड़ों की जो है ना वो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो थोड़ा हिलेगा, हिलेगा तो वहां खून ज्यादा पहुंचेगा, खून ज्यादा पहुंचेगा तो कचरा निकलेगा, कचरा खून में जाएगा या हवा से बाहर निकल जाएगा, तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। हम घर को सफाई करने के लिए झाड़ू से सफाई करें और एयर ब्लोअर से सफाई करें, कितना फर्क होता है। आप झाड़ू मारो लेकिन सारी धूल नहीं उड़ाएगा, लेकिन एयर ब्लोअर लगा दो, हाँ इतनी प्रेशर से हवा लगेगी कि कैसा भी कचरा है उसको तोड़ के फेंक देगा। तो ये कपालभाति एयर ब्लोअर की तरह काम करता है। ताकत से करो, शुरुआत में ताकत नहीं लगेगी, प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा आधी मिनट करोगे थक जाओगे, लेकिन हर रोज काम करो, हर रोज कपालभाति करो, कम से कम आधा घंटा कपालभाति हर रोज करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, कपालभाति से सफाई हो जाएगी, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जल्दी निकलेगा, इसके अंदर जो कचरा है आपके जो फेफड़ों के अंदर वो भी बाहर निकल जाएगा या खून में चला जाएगा, सफाई हो जाएगी। और जहां जहां कचरा निकल गया वहां रिपेयरिंग के लिए आपको रिपेयरिंग का सामान यानी कि हरी पत्ती का न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। हरी पत्ती के साथ हरा रंग जो क्लोरोफिल है वो आपका नया खून बन जाएगा, हीमोग्लोबिन बन जाएगा, और वो खून का ही तो काम हमारे शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस करने का है। हीमोग्लोबिन ही हमारे शरीर की सारी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभालता है। वो नए बना दो हरी पत्ती खा के, आपके शरीर की ये समस्या चली जाएगी। चाहे कोई भी बीमारी का डॉक्टर बोलते हो इसका इलाज ना हो, लेकिन ये एनडीएस नेचुरल डाइट सिस्टम वो बीमारी को ठीक करने में मदद करेगा करेगा करेगा। हाँ, एक बात अलग है कि शरीर की दूसरी सिस्टमें भी खत्म हो चुकी हो, सारी सिस्टमें बर्बाद हो चुकी हो, तो फिर एक साथ सारी सिस्टमें ठीक नहीं हो सकती। और आपकी जब उम्र हो जाती है, हमारे देश की आयु 70, 80 या 90 साल ये एवरेज है, 80 साल हमारी एवरेज है। तो 80 साल हो चुके हो, फिर आपकी जो बायोलॉजिकल आयु पूरी होने आई है, फिर आपका शरीर का प्रोग्राम ही ऐसा हो गया है कि भी वो 90 साल से ऊपर जिंदा रखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हमारा जो प्रोग्राम हो चुका है जीन्स में, फिर क्या करेगा, आप हेल्दी होगे ना तो भी एक ही हफ्ते में आपके जैसी आपकी बायोलॉजिकल आयु पूरी हो जाएगी, एक ही हफ्ते में आपके शरीर की सारी सिस्टमें एक एक करके बंद होना चालू हो जाएगा और आपको डेथ आ जाएगी। कुदरत उसका काम करके ही छोड़ती है, वो किसी को बख्शती नहीं है। इससे बाहर निकलना है तो आपके आत्मा को शरीर से बाहर निकालने की योग करके ताकत कर लो। तो आप अपने आपके शरीर को लंबा यानी कि आप श्वासोश्वास को कंट्रोल करोगे तो इतनी आपकी आयु लंबी हो सकती है। श्वासोश्वास के साथ आपकी जीन्स की जो आयु है वो इसके साथ जुड़ी हुई है, ऐसा हम मानते हैं। तो श्वास लेना बंद करके आप शरीर को टिका पाओ, ऐसी पोजीशन आप योग करके सीख लो, तो आप 100 साल की जगह 200 साल जी सकते हो, इसके अलावा नहीं जी सकते। तो ऐसे कई योगी पुरुष हैं हमारे देश के अंदर जो जाहिर में नहीं आते हैं, वो गुफाओं में ही रहते हैं, पर्वतों में जंगल में ही रहते हैं, और उनको अपनी जिंदगी में ही मस्ती होती है, संसार से उसको कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, उनको कोई नाम या कुछ करने की जरूरत होती नहीं है, वो आनंद में रहते हैं, ब्रह्मांड में घूमते हैं, जहां जाना चाहे वहां पहुंच सकते हैं, वहां देख के आ जाते हैं और खुश होके जीते हैं। कई बार किसी की मदद की जरूरत होती है तो वहां जाके मदद भी करके दे देते हैं, ऐसे लोग भी है। ठीक है, तो ये ईश्वरीय शक्ति वाले लोग होते हैं, वो लोग ये सारा काम कर सकते हैं।
ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, ऐसा मानना गलत है। ऊपर वाला है, इसीलिए तो हम हैं, और इसीलिए तो आत्मा को ही परमात्मा बताया गया है। आत्मा की ताकत बढ़ा दो, हाँ, आप योग करो या योगी हो जाइए, तप कीजिए, और आपकी ताकत बढ़ाओ, परमात्मा जैसे बन सकते हो। तो जो परमात्मा हो चुके हैं वो पहले तो आत्मा के रूप में अवतार लेते हैं, शरीर के लेते हैं, फिर वो परमात्मा बनते हैं, उसकी एक ताकत बढ़ाते हैं, किसी भी कुछ भी करके, तो वो परमात्मा बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी में से भी आपको लाभ मिलेगा। एनडीएस कीजिए, सुबह से दोपहर तक मत खाइए। यहाँ एक टाइम उपवास का मतलब क्या है कि आपको 24 घंटे में से 16 घंटा कुछ खाना पीना नहीं है, 8 घंटा खाना है। आप मान लो 10 बजे खाना चालू करते हो तो रात को 6 बजे तक आप खाइए। ये 8 घंटे के बीच में आप 8 बार खा लीजिए, फिर खाना पीना बंद, 16 घंटा कुछ मत खाइए। तो ये सिस्टम जो है वो आपको ध्यान रखनी है। कितने बजे से खाना चालू करना है वो नियम नहीं है, लेकिन जब से चालू करो इसके बाद 8 घंटा आप खाइए, 24 घंटे में फिर आप बंद कर लीजिए, ये नियम। कई लोग सुबह में खाते हैं और दोपहर के बाद शाम को कुछ नहीं खाते हैं, तो रात को बिना खाए पिए सो जाते हैं। तो ये भी कर सकते हो, ये भी सही है। और सुबह में उपवास करो, वो भी सही है। कौन सा करना है वो आपको तय करना है। तो ये 8 घंटा ही खाना है, आधा से ज्यादा कच्चा खाना है, हरी पत्ती सबसे ज्यादा खानी है, बाकी मजे के लिए आपको जो भी खाना है वो खाओ, लेकिन आधा से ज्यादा हरी पत्ती का प्रयोग कीजिए, आपकी समस्या में से बाहर आ जाओगे। उपयोगी प्रोडक्ट में है नेचुरल नींद के लिए कैप्सूल। जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उसको नींद की दवा देते हैं, जिसको वो क्या होती है, गेंद चढ़ाती है, नींद आ जाती है उसको, जैसे खाया और 10-15 मिनट में वो सो गए। तो मगज को बंद करने की दवा होती है, वो एलोपैथी दवाई होती है। तो आयुर्वेद में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो नींद ला के दे दे। तो इसके लिए हमने एक वलेरियन नाम की औषधि आती है, उसमें से उसका एक एक्सट्रैक्ट निकाल के एक कैप्सूल बनाया है, जो नेचुरल नींद लाने में सहाय करती है। वो गेंद नहीं चढ़ाती है, आप वो गोली खा जाओ और 15 मिनट में सो जाओ, ऐसा नहीं है। ये नींद की बेहोशी की दवाई नहीं है। ये दवाई आपको 4-6 दिन के बाद धीरे धीरे आपको नेचुरल नींद लाने में सहाय करेगी। ये ऐसी है, वो नींद की दवाई नहीं है। तो ये हमारी अद्भुत काम करती है दवाई, और जिन लोगों ने लिया है उसको बेनिफिट मिलता है, नींद आती है। तो जिसको नींद की समस्या हो वो लोग हमारी ये साउंड स्लीप ऊंघ को मदद करे। ऐसी हमारे मगज में होने वाले केमिकल लोचे के कारण ही नींद नहीं आती है। तो जिनको नींद की समस्या हो वो लोग हमारी साउंड स्लीप कैप्सूल, आयुर्वेद है, टोटली हर्बल है, इसमें कोई दूसरी दवाई होती नहीं है, और आपको नेचुरल नींद लाने में सहाय करेगी। तो एक ये आप उपयोग कर सकते हो प्रोडक्ट का। जिनको नींद की समस्या है उनको प्राणायाम करना चाहिए, श्वास को धीरे धीरे लेना और धीरे धीरे छोड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, इससे भी बहुत फायदा रहता है। आप जब सोने जाओ तब आपको क्या करना है, आंख बंद करना है, ध्यान यहाँ लेना है, और धीरे 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 श्वास भरो। जब ध्यान यहाँ होगा तभी आप धीरे ले पाओगे श्वास को। ध्यान यहाँ नहीं होगा तो आप धीमे श्वास नहीं ले पाओगे। तो ये यही मेडिटेशन है। और हम हर रोज कितनी बार बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं ध्यान से साइकिल चलाना। इसका मतलब क्या है कि वो यही मेडिटेशन है, साइकिल चलानी है तो उसका ध्यान साइकिल चलाने में होना चाहिए। वो आसपास में देखता रहेगा तो गिर जाएगा और लग जाएगा। आप रोटी बना रहे तो ध्यान रखना पड़ेगा, फिर मोबाइल में रखोगे और रोटी बनाओगे तो रोटी जल जाएगी। तो यही तो ध्यान है, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन कहीं कोई सिखा नहीं सकता, आपको खुद को सीखना पड़ता है। और जो काम करो इसमें आप ध्यान रखो, वही मेडिटेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ? और मेडिटेशन के नाम लोग लाखों रुपए की फी दे देते हैं और क्या क्या करते हैं पता नहीं है मुझे। तो ये ध्यान बहुत जरूरी है, वही मेडिटेशन है। नींद के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। और जो लोग नहीं कर सकते हैं हमारी दवाई का भी प्रयोग करेंगे तो उसको लाभ जरूर मिलेगा।
काम की बातों में अभी कोरोना बढ़ रहा है। सरकार ने 10 से अहमदाबाद में तो गुजरात के बड़े बड़े सिटियों में रात को 10 से सुबह तक के लॉकडाउन कर्फ्यू डाल दिया है और बगीचे गार्डन जो थे उसको भी बंद कर लिया है। तो यहाँ कोरोना से मैं क्यों डरूं? कोरोना मुझसे डरना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं योगाहारी हूँ। योगाहार करो, कोरोना को डराइए। कोरोना ऐसे डरने वाला नहीं है। तो योगाहार क्या है? तो 24 में से 8 घंटा खाना, चबा चबा के खाना, आधा से ज्यादा कच्चा खाना, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देना, जरूरत नहीं है तो मत खाना, भूख बिना भूख का भोजन नहीं करना, यही योगाहार है। ये करोगे तो कोरोना आपको डराएगा नहीं। तो कोरोना से बचने के यही उपाय है। हाँ, एक टाइम उपवास, बासी खुराक बंद, पकाया खाना डेयरी बंद कर लो, प्रोडक्ट बंद कर लीजिए, कच्चा ज्यादा खाइए, खट्टे फल ज्यादा खाइए, एनिमा लेते रहिए, तो आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। सेमिनार्स हमारे चालू हो चुके हैं। 21 तारीख को अहमदाबाद में है, 28 को गांधीनगर में है। और कोरोना ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे जो लोग जिसको कफ है, बुखार है, वो लोग मत आए और मास्क पहन के आए, क्योंकि आप अपना प्रोटेक्शन कीजिए और दूसरे को भी आपका शायद आप के शरीर में कोरोना है तो आप दूसरे को मत फैलाइए। इसके लिए आपको मास्क का उपयोग करना जरूरी है। जो लोग सेमिनार में नहीं आ सकते वो लोग हमारे डेली 4 से 6 के रूटीन जो सेमिनार होते हैं उसमें भी भाग ले सकते हैं, वो भी तद्दन फ्री है। तो ये योगाहार का इंजीनियरिंग, हार का इंजीनियरिंग छोटे बड़े सबको काम की है। ऐसा नहीं है बीमार ही ये सारी बातें समझे। जो बीमार नहीं है उसको तो ज्यादा काम की है। क्यों? क्योंकि उसको लंबा जीना है। और बीमार जो है वो तो क्या है, जीने के लिए इसमें आ रहा है कि अब मैं मर न जाऊं, इसके लिए मजबूरी में आ रहा है योगाहार करने के लिए, नेचुरल डाइट में। लेकिन जो बीमार नहीं है उनको तो खास ये सीख लेना चाहिए, बीमार ही मत पड़ो। हाँ, बच्चों को ये योगाहार सिखा दो। योगाहार की किट हमारी अवेलेबल है, जिसमें शरीर की काम की सारी जो चीजें है वो हमने शामिल करके बनाया है, वो आप मंगवा सकते हो। ई बुक अवेलेबल है, योगाहार की बुक भी अमेजोन पे अवेलेबल है, वो भी मंगवा सकते हो। और हमारी फूड विथ लाइफ की योगाहार नाम की एक दूसरी यूट्यूब चैनल है, वो आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके अंदर भी आपको खाने पीने की अच्छी चीजें मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज आप कहीं भी प्रिंट करवाते हो तो कराओगे तो इससे लोगों का सेवा का मौका आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं लगने वाला है। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नई काम की बातों के साथ। तब तक नमस्कार।